वेल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज साइकोलॉजी, और दूसरा टॉपिक रहेगा इवोल्यूशन या हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, यानी कि साइकोलॉजी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि भाई साइकोलॉजी होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशंस, और इसका इवोल्यूशन यानी कि कहाँ से प्रारंभ होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका बेस मतलब क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को DSSB-PRT के लिए एक पेडागोजी सीरीज के बारे में बात करती हूँ, लेकिन ये जो टॉपिक है, ये जो स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट, एचटेट या किसी भी स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, DSSB-PRT की बात मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि उसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। तो चलिए आप बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी होती क्या है, और साइकोलॉजी का प्रारंभ कैसे हुआ, इवोल्यूशन या हिस्ट्री क्या है साइकोलॉजी की। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज साइकोलॉजी। तो सबसे पहले जब किसी भी टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं तो उसका एटोमोलॉजिकल मीनिंग हमें पता होना चाहिए, यानी कि उसका शाब्दिक दृष्टिकोण हमें पता होना चाहिए। तो एटोमोलॉजिकल या हम कह सकते हैं शाब्दिक दृष्टिकोण। ठीक है, शाब्दिक दृष्टिकोण क्या होगा इसका। तो शाब्दिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो ये साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। पहली बात, कौन सी भाषा, ग्रीक भाषा का शब्द है। दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से, एक तो साइकी जिसका मतलब होता है सोल, आत्मा, और दूसरा शब्द है लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी और नॉलेज। तो जो एटोमोलॉजिकली अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है स्टडी ऑफ द सोल, यानी कि आत्मा का विज्ञान हम इसको कह सकते हैं, या आत्मा का अध्ययन या आत्मा के बारे में ज्ञान। ठीक है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये जो बात कही है, ये जो यूनानी दार्शनिक थे, जो ग्रीक भाषा के जो दार्शनिक थे, उनमें जो है सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, इनका नाम विशेष, डेकार्टे, ठीक है, तो इनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। उन्होंने कहा कि भाई जो मनोविज्ञान है उसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। क्यों कहा, क्योंकि जो साइकोलॉजी है सबसे पहले फिलोसफी की ही एक ब्रांच थी। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच नहीं थी, दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा थी, एक ब्रांच थी। तो उसमें जो है उन्होंने ये जो दृष्टिकोण निकाला, वो क्योंकि फिलोसफिकल वे से उन्होंने देखा और उसी तरह से उन्होंने मनोविज्ञान को डिफाइन किया। तो सबसे पहले जो है साइकोलॉजी को क्या कहा गया, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है काफी टाइम तक, यानी कि जो 16वीं शताब्दी थी तब तक ये प्रचलित रही। इसमें जो दार्शनिक थे वो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन्होंने कहा कि भी जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान है। लेकिन धीरे धीरे ये जो डेफिनेशन थी ये अमान्य सिद्ध हुई। क्यों हुई, क्योंकि जो आत्मा है उसका रूप, रंग, स्वरूप क्या है, तो इसके बारे में लोगों के जो विचार थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। तो इसके कारण क्या हुआ, ये जो डेफिनेशन थी ये धीरे धीरे अमान्य सिद्ध हो गई, यानी कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद दूसरी बात क्या आई कि भी जो साइकोलॉजी है वो माइंड, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, यानी कि मन का विज्ञान है। साइकोलॉजी को क्या कहा गया, मन का विज्ञान। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये डेफिनेशन भी जो है अमान्य या रिजेक्ट हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि जैसे आत्मा के संबंध में हम कुछ नहीं जानते, उसी प्रकार जो है आत्मा और मन दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। हम अपने मन की, अपनी फीलिंग्स के बारे में तो जान सकते हैं, लेकिन जो दूसरे का माइंड है उसको हम कैसे जान सकते हैं। तो बहुत सारे मतलब जो मनोवैज्ञानिक थे उनमें आपस में मतभेद हुआ, और ये जो डेफिनेशन थी कि भाई जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान है, ये भी रिजेक्ट हो गई। तीसरी डेफिनेशन कौन सी आई, तीसरी बात कौन सी आई कि भाई जो साइकोलॉजी है वो एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, चेतना का विज्ञान है। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन ये आई कि भाई जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। अब चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस, या माइंड के जो है 3 मेन पार्ट होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 1/9 भाग ही होता है। ठीक है, तो बाकी अनकॉन्शियस और जो सबकॉन्शियस है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि हम अपने माइंड के बारे में तो जान सकते हैं, ठीक है, कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, हमारी जो चेतना है उसके बारे में तो जान सकते हैं, लेकिन दूसरों की कॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियस उसके बारे में जाना बहुत मुश्किल था। तो कुछ टाइम के बाद जो है ये जो डेफिनेशन थी ये भी रिजेक्ट हो गई, और लास्ट में क्या हुआ कि साइकोलॉजी को
साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में जाना जाने लगा। यानी कि कुछ टाइम के बाद जो है जो दार्शनिक विचारधारा थी उससे अलग होते होते जो साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक ब्रांच बन गई, यानी कि पॉजिटिव साइंस के रूप में उसको समझा जाने लगा। एक धनात्मक मनोविज्ञान हम उसको कह सकते हैं, यानी कि एक साइंस की तरह ही उसको कंसीडर किया जाने लगा। और डेफिनेशन क्या है कि भाई जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि इसमें व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इनकी मेंटल प्रोसेसेस और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो एक कथन यहाँ पर आता है वुडवर्थ का, और एक कोट के रूप में मैं कहूंगी, आगे मैंने वो कोट इंक्लूड भी किया हुआ है। तो कोट क्या था, वुडवर्थ ने एक बात कही कि भाई सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, उसके बाद अपने मन को छोड़ा, फिर अपनी चेतना को छोड़ा, और अब जो कुछ बच गया है वो क्या है, व्यवहार। यानी कि अब जो है सिर्फ व्यवहार के अध्ययन के रूप में इसको समझा जाता। तो साइकोलॉजी को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, देखिए ये जो डेफिनेशन मैंने ली है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए, एपीए की फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है कि एपीए की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। देखिए क्वेश्चंस या उन्हीं में जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं उन्हीं में छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, उनको अगर आप ध्यान से समझेंगे ना तो एक एक चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने किस तरह से जो है साइकोलॉजी को डिफाइन किया है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी। उन्होंने क्या कहा है कि इसमें हम मनोवैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक का मतलब वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं, किसका, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस का, ठीक है। तो क्या है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि मानसिक क्रियाओं और व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की जो विधि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। तो आज की डेट में हम साइकोलॉजी को किस तरीके से देखते हैं, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस का साइंटिफिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। तो आई होप कि साइकोलॉजी होती क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पर आप बहुत सारी डेफिनेशंस और भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने इंक्लूड इसलिए नहीं की है क्योंकि उनका कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। मेन बात क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि साइकोलॉजी होती क्या है। अब यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स साइकोलॉजी के बारे में, जो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पर इंक्लूड की हैं। क्यों इंक्लूड की हैं, ताकि आपको एग्जाम में इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आप लोगों को हेल्प हो सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने नोट्स बना लीजिएगा, जो भी मैं बोल रही हूँ, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि भाई जो साइकोलॉजी शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले जर्मन स्कॉलर रुडोल्फ बुकल ने अपनी बुक लेक्सिकॉन फिलोसफिकम में 1590 ईस्वी में किया था, ठीक है। 1519 में इस शब्द का प्रयोग किया था। उस टाइम पीरियड पर जो साइकोलॉजी शब्द था उसका मतलब क्या था कि भाई आत्मा के विज्ञान के रूप में उसको समझा जाता था, स्टडी ऑफ द सोल, ठीक है, जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है, रादर देन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस दैट वी अंडरस्टैंड टुडे। यानी कि उस टाइम पीरियड पर बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की बात नहीं की गई थी, सिर्फ स्टडी ऑफ ह्यूमन सोल के रूप में उसको समझा जाता था। तो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आ गई हैं। भाई साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, रुडोल्फ बुकल ने 1590 में कौन सी बुक में किया था, लेक्सिकॉन फिलोसफिकम में किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, साइकोलॉजी वाज ओरिजिनली अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। देखिए अगर इसकी ओरिजिनल ब्रांच पूछी जाए तो ये पहले फिलोसफी की ही एक ब्रांच थी, यानी कि दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा थी, इंडिपेंडेंट ब्रांच अपने आप में नहीं थी, ठीक है। तो फिलोसफी की ब्रांच थी अगर बेसिकली हम बात करें तो, बाद में ये धीरे धीरे जो स्टडी हुई है उसके बाद एक इंडिपेंडेंट ब्रांच बनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन लेट 19th century साइकोलॉजी इमर्ज्ड एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी largely due to the work of Wilhelm Wundt, who is often considered the father of modern psychology. Wilhelm Wundt, the founder of experimental psychology. देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात, कि 19वीं शताब्दी में जो है ये धीरे धीरे जो है एक सेपरेट फील्ड बन गया स्टडी का, यानी कि अध्ययन का एक सेपरेट अलग से क्षेत्र बन गया। इसमें अहम रोल किसका है, विल्हम वुंट का, ठीक है। उन्होंने इस फील्ड में काम किया, उनको जो है मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर भी माना जाता है। दूसरा आप लोगों से पूछा जा सकता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फाउंडर कौन थे। एक्सपेरिमेंट यानी कि उन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो फाउंडर थे या फादर थे वो कौन थे, तो वो भी विल्हम वुंट हैं। क्यों है, क्योंकि उन्होंने जो है एक इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की लैब खोली थी, लेबोरेटरी बनाई थी। कहां पर बनाई थी, लिप्जिंग। लिप्जिंग एक जगह है जर्मनी में, ठीक है। तो जर्मनी में लिप्जिंग नामक जगह पर 1879 में एक क्या खोली थी, एक
मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी जहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, ठीक है, जहां पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, किससे रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो इसलिए इनको जो है विल्हेम वुंड को क्या कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर या फाउंडर भी कहा जाता है, या मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर भी कहा जाता है। अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात पूछी जाती है कि भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो वो कौन है, E.L. थॉर्नडाइक। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मतलब एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नेक्स्ट है मैरी व्हीटन कॉल्किंस। देखिए कॉल्किंस कौन थी, एक ऐसी साइकोलॉजिस्ट यानी कि पहली महिला थी जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को, क्या है, APA, ठीक है, क्या है ये, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष थी, प्रेसिडेंट बनी थी, कौन से सन में, 1905 में, ठीक है। किसकी शिष्या थी, किसकी स्टूडेंट थी, विलियम जेम्स की स्टूडेंट थी। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी 1901 में इन्होंने लिखी थी, और 1905 में ये जो है APA की महिला अध्यक्ष, पहली महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी, किसकी, APA की, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की। इन्होंने जो रिसर्च कार्य किया था, किस पर किया था, मेमोरी और सेल्फ साइकोलॉजी, और साथ ही इन्होंने एक टेक्निक को डेवलप किया था, कौन सी टेक्निक, पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग टेक्निक्स को भी इन्होंने डेवलप किया था। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। क्यों फेमस है, क्योंकि महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष किसकी, APA की, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। कौन से सन में बनी थी, 1905 में। इनकी बुक का नाम क्या था, एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। कौन से सन में आई थी, 1901 में आई थी, ठीक है। किस पर रिसर्च कार्य किया था, मेमोरी और सेल्फ साइकोलॉजी, और साथ ही जो है पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग टेक्निक्स को भी इन्होंने डेवलप किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, मार्गरेट फ्लॉय वॉसबर्न। कौन थी ये, देखिए ये कौन थी, वॉसबर्न जो है पहली महिला थी USA की जिन्होंने साइकोलॉजी में PhD की थी, ठीक है। USA की पहली महिला जिसने 1894 में साइकोलॉजी में PhD की थी, ठीक है। तो PhD करने वाली पहली महिला कौन थी, मार्गरेट फ्लॉय वॉसबर्न, ठीक है। वॉसबर्न नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। इन्होंने जो रिसर्च कार्य किया था वो एनिमल बिहेवियर और परसेप्शन पर किया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, द एनिमल माइंड। कौन सी सन में लिखी थी, 1908 में लिखी थी। किसकी शिष्या थी, टिचनर की शिष्या थी। तो टिचनर किसके शिष्य थे, टिचनर जो है विल्हेम वुंड के शिष्य थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखिए ये जो फैक्ट है ये इंडिया से रिलेटेड है, यानी कि हमारे देश में, इंडिया में जो है साइकोलॉजी का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। तो पहला व्यक्ति कौन था, NN सेनगुप्ता, जिन्होंने इंडिया में पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी खोली थी, कौन से सन में, 1916 में। कौन सी यूनिवर्सिटी में, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और पहला साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट खोला गया था इंडिया में, कब, 1921 में। कौन सी यूनिवर्सिटी थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। किसने खोला था, इन्होंने ही खोला था, NN सेनगुप्ता ने, ठीक है। तो NN सेनगुप्ता वो साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इंडिया में 1916 में पहली साइकोलॉजी का लैब खोला था, और 1921 में फर्स्ट डिपार्टमेंट बनाया गया था साइकोलॉजी का, कौन सी यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और जो लेबोरेटरी बनाई गई थी वो कौन सी यूनिवर्सिटी में बनाई गई थी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, देखिए ये एक कोटेशन है, ठीक है, एक कोट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों से पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दी है कि भाई ये जो लाइन है ये किसके द्वारा बोली गई है। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैव बिहेवियर ऑफ सोल। ये किसके द्वारा कही गई है, वुडवर्थ के द्वारा। यानी कि साइकोलॉजी ने पहले अपनी आत्मा को खोया, हालांकि पिछली स्लाइड में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद मन को खोया, उसके बाद कॉन्शियसनेस को, और अब ये जो कुछ है ये सिर्फ व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये जो लाइन है, ये जो कोट है, आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि ये किसका कथन है। तो ये सब किसने बोले थे, ये बात किसने कही थी, वुडवर्थ। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो किसी भी टीचिंग एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं किसी भी तरह से। तो वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने इंक्लूड की है। ये सिर्फ न केवल DSSB PRT के लिए है, बल्कि किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें भी आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी या हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, कहां से शुरू होती है और आज की डेट में क्या है, ठीक है। देखिए अगर हम इवोल्यूशन या हिस्ट्री की बात करें तो जो साइकोलॉजी है उसमें बहुत सारे चेंजेज आए, ठीक है। किस तरह के चेंजेज आए, यानी कि फिलोसफिकल और साइंटिफिक मूवमेंट्स इसमें आए, ठीक है, क्योंकि फिलोसफी की ब्रांच थी तो कहां से शुरुआत इसकी हुई थी, फिलोसफी से शुरुआत हुई थी, और बहुत सारे साइंटिफिक मूवमेंट्स इसमें आए।
बाद में 19वीं शताब्दी में यानी कि 19th सेंचुरी में जो है ये एक सेपरेट साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में इमर्ज होना शुरू हुई और 20वीं शताब्दी तक यानी कि 20th सेंचुरी में जो है ये एक सेपरेट साइंटिफिक डिसिप्लिन यानी कि इसको एक अध्ययन की अलग शाखा माना जाने लगा। ठीक है, तो जो इसका इवोल्यूशन है साइकोलॉजी का, उसमें बहुत सारे पीरियड्स आए। कौन कौन से पीरियड आए? ये 5 मेन पीरियड्स हैं। कौन कौन से हैं? फिलोसफिकल पीरियड, अर्ली साइंटिफिक पीरियड, बिहेवियरिस्ट पीरियड, कॉग्निटिव पीरियड और मॉडर्न पीरियड। तो इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड जो ये 5 पीरियड्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिटेल में समझते हैं, यानी कि किस तरह के चेंजेस हर पीरियड में देखने को मिले। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फिलोसफिकल पीरियड की, जिसका टाइम पीरियड 400 BC से 1879 तक है। तो ये जो फिलोसफिकल पीरियड है ये क्या है? अर्लीस्ट स्टेज है इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी की, यानी कि सबसे बेसिक स्टेज हम इसको कहेंगे, क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। क्योंकि पहले जो है साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट ब्रांच नहीं थी। किसकी ब्रांच थी? फिलोसफी की ब्रांच थी। तो इस टाइम पीरियड में जो भी फिलोसफर और थिंकर हुए, कौन कौन से हुए? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, डिकार्टे। ठीक है, तो इन्होंने किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को समझने की कोशिश की, यानी कि फिलोसफिकल तरीके से इन्होंने समझा, दार्शनिक तरीके से। उनका मानना था कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन सोल या माइंड। ठीक है, यानी कि मन का विज्ञान है या आत्मा का विज्ञान है। इस तरह की बातें इन्होंने की। इसके बाद जो है 17वीं शताब्दी में यानी कि 17th सेंचुरी में क्या हुआ? रेने डिकार्टे ने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। वो कॉन्सेप्ट क्या था? यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर रही हूँ। ड्यूलिज्म का कॉन्सेप्ट। ड्यूलिज्म का मतलब जिसमें 2 चीजों पर फोकस किया गया। कौन सी 2 चीजें? माइंड और बॉडी। उनका मानना था कि भाई जो माइंड और बॉडी है ये सेपरेट इंटाइटल्स हैं, यानी कि अलग अलग है, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट होती है, एक ही चीज नहीं है माइंड और बॉडी। तो इन्होंने जो ड्यूलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया उसमें 2 चीजों की बात की गई है, किसकी? माइंड और बॉडी। और उन्होंने कहा कि भाई माइंड और जो शरीर है वो दोनों अलग अलग है और दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। तो फिलोसफिकल पीरियड की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं? लेड द फाउंडेशन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी, यानी कि एक फाउंडेशन का काम करता है साइंटिफिक स्टडी के लिए। जो आगे स्टडीज हुई उनके लिए एक बेस का काम करता है। कौन सा पीरियड? फिलोसफिकल पीरियड। नेक्स्ट पीरियड है अर्ली साइंटिफिक पीरियड। देखिए इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1879 से 1920 का। तो ये जो अर्ली साइंटिफिक पीरियड है इसकी शुरुआत कब से हुई? इसमें जो है कौन आ जाते हैं? विल्हेम वुंट का आगमन होता है और उन्होंने जो है एक साइकोलॉजी की लैब खोली, यानी कि एक लेबोरेटरी बनाई। कौन सी पहली लैब थी ये साइकोलॉजी की? कहां पर खोली थी? लिपजिंग नामक जगह में, जर्मनी में ये जगह है लिपजिंग। और कौन से सन में खोली थी? 1879 में। पीछे भी मैं बता चुकी हूँ। तो वहां से साइंटिफिक पीरियड की शुरुआत होती है साइकोलॉजी की। इसके बाद क्या होता है भाई? जो वुंट थे उनका मेन मकसद था स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, यानी कि जो माइंड का स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करना है। किसके द्वारा? कौन सा मेथड इन्होंने यूज किया? इंट्रोस्पेक्शन मेथड का इन्होंने यूज किया। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, यानी कि अपने अंदर झांक के देखना, अपने आप ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो इस अप्रोच को आगे स्ट्रक्चरलिज्म भी कहा गया। स्ट्रक्चरलिज्म जो है स्कूल ऑफ, यानी कि जब हम स्कूल्स पढ़ेंगे साइकोलॉजी के तो उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में करवाऊंगी। ठीक है, तो वुंट ने क्या किया? उन्होंने जो है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पर स्टडी किया, यानी कि मन का जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश की, उसकी संरचना को समझने की कोशिश की, जिसको आगे स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया गया। ठीक है, और कौन सा मेथड यूज किया? इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज किया। इसके बाद इस टाइम पीरियड में दूसरे भी साइकोलॉजिस्ट थे जिनका अहम रोल था। दूसरे कौन थे? विलियम जेम्स, जिन्होंने फंक्शनलिज्म को डेवलप किया। ये भी एक साइकोलॉजी का संप्रदाय है फंक्शनलिज्म, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आया। उन्होंने कहा कि भाई स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत नहीं है, जो माइंड है उसके फंक्शंस क्या है, उसके कार्य क्या है, उस पर फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने फंक्शनलिज्म को डेवलप किया। अब अर्ली साइंटिफिक पीरियड में तीसरा जो नाम आता है वो सिगमंड फ्रॉइड का आता है। ठीक है, किस चीज पर फोकस किया? साइको एनालिसिस, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक विधि को उन्होंने प्रोत्साहित किया, जिसमें अनकॉन्शियस माइंड की बात उन्होंने की है, उस पर उन्होंने फोकस किया। कॉन्शियस सबकॉन्शियस की बात नहीं करे, अनकॉन्शियस माइंड पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है, यानी कि जो हमारा अचेतन मन है उसकी बात उन्होंने की है। ठीक है, तो अगर हम अर्ली साइंटिफिक पीरियड की बात करें तो इसमें 3 मेन साइकोलॉजिस्ट आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला नाम किसका आता है? विल्हेम वुंट का, जिन्होंने लिपजिंग में एक पहला साइकोलॉजी का लैब बनाया और किसका अध्ययन किया? स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की स्टडी की। उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया? इंट्रोस्पेक्शन। दूसरा नाम आता है विलियम जेम्स का, जिन्होंने फंक्शनलिज्म को डेवलप किया। तीसरा नाम आता है सिगमंड फ्रॉइड का, जिन्होंने साइको एनालिसिस को डेवलप किया और किसकी स्टडी की? अनकॉन्शियस माइंड की। और फंक्शनलिज्म में विलियम जेम्स ने जो है फंक्शंस ऑफ माइंड, यानी कि मन
कार्य किस तरह से करता है उस चीज पर उन्होंने फोकस किया है। ठीक है, तो देखिए अर्ली साइंटिफिक पीरियड में क्या होता है, यानी कि जो साइकोलॉजी थी उसको एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में समझा जाने लगा। इसी तरह से रिसर्च कार्य वहां से शुरुआत हो जाती है। और कौन से मेथड का प्रयोग किया जाने लगा, यानी कि रिसर्च में जो है इंपिरिकल मेथड्स का प्रयोग, यानी कि जो अनुभवजन्य मेथड्स हैं, जो एविडेंस बेस्ड मेथड है, उनका प्रयोग किया जाने लगा। किसको स्टडी करने के लिए, माइंड और बिहेवियर को स्टडी करने के लिए किस तरह के मेथड्स का यूज किया जाने लगा, इंपिरिकल मेथड्स, यानी कि जो अनुभवजन्य मेथड्स हैं, जो एविडेंस बेस्ड मेथड है, उनका प्रयोग किया जाने लगा। तो ये था अर्ली साइंटिफिक पीरियड। अब हम बात करेंगे बिहेवियरिस्ट पीरियड, जो तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1920 से 1960 तक। अब बिहेवियरिस्ट में सबसे पहले मेन जो नाम आता है वो जॉन वॉटसन का आता है। ठीक है, तो देखिए जो बिहेवियरिस्ट पीरियड है, यानी कि जो व्यवहारवादियों का समय है, उसमें क्या हुआ कि उनका मानना था, जो व्यवहारवादी थी, उन्होंने कहा कि जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है स्ट्रक्चरलिज्म का, या सब्जेक्टिव नेचर है साइको एनालिसिस का, उसके ऑपोजिशन में ये खड़ा हुआ। ठीक है, उनका मानना था कि भाई ये यूजलेस चीजें हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि भाई जो अनकॉन्शियस प्रोसेस है माइंड का, उसकी बजाय ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस किया जाना चाहिए। तो जो बिहेवियरिस्ट थे इनमें जॉन लॉक है, जॉन वॉटसन है, ठीक है, स्किनर है, पेब्लोव है, थॉर्नडाइक है, ये सारे बिहेवियरिस्ट हैं। ठीक है, तो इनका क्या मानना था कि भाई जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, जो दिखाई दे रहा है, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, उस पर फोकस किया जाना चाहिए रादर देन अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ द माइंड। यानी कि जो अनकॉन्शियस प्रोसेस है उसकी बजाय जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है उस पर उन्होंने फोकस किया। तो उन्होंने जो है किस पर फोकस एम्फसाइज किया, रोल ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई इन्वायरमेंट का अहम रोल है। हेरिडिटी को भी उन्होंने नकार दिया। उनका मानना था कि जिस तरह के इन्वायरमेंट में बच्चा रहेगा उसी का ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा, इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा रोल है। तो उन्होंने किस पर फोकस किया, जो कंडीशनिंग की बात उन्होंने की है लर्निंग में, यानी कि सीखने में कंडीशनिंग की आप लोगों ने थॉर्नडाइक की थ्योरी में, पेव्लोव की थ्योरी में, स्किनर की थ्योरी में मैंने जो करवा रखी है उनमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो कंडीशनिंग की बात करते हैं। जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं वो कंडीशनिंग की बात करते हैं, यानी कि कंडीशनिंग के द्वारा लर्निंग की बात करते हैं। तो उन्होंने किस पर फोकस किया, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर। तो देखिए बिहेवियरिस्ट पीरियड के बाद आता है कॉग्निटिव पीरियड। तो इसका जो शुरुआत है वो कब से हुआ, 1960 से कब तक रहा, 2000 तक। तो जो कॉग्निटिव पीरियड है साइकोलॉजी का, ये कब से शुरू हुआ, 1960 से। फोकस इसमें किस चीज पर किया गया, मेंटल प्रोसेसेस, किस तरह की, जैसे परसेप्शन है, मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि व्यक्ति किस तरह से परसीव करता है चीजों को, किस तरह से सोचता है, किस तरह से मतलब अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करता है, यानी कि जो संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं उन पर इसमें फोकस किया गया इस पीरियड में। ठीक है, तो इसमें जो है इस पीरियड में, ये जो पीरियड था किससे इन्फ्लुएंस था, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का अहम रोल था, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी की बात इसमें की गई है, यानी कि हमारा जो माइंड है वो एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसमें जो साइकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें जिनका अहम रोल है, तो उनमें कौन कौन आते हैं, जॉर्ज मिलर और जीन पियाजे। इसके अलावा ब्रूनर की बात भी हम करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, कॉग्निशन की बात करते हैं। तो जो जॉर्ज मिलर थे उन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, कॉग्निटिव रिवोल्यूशन की बात उन्होंने की है। जीन पियाजे ने किसकी बात की है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किस तरह से होता है उसकी बात उन्होंने की है। उनकी एक इंडिपेंडेंट थ्योरी भी है। ठीक है, जॉर्ज मिलर की भी इंडिपेंडेंट थ्योरी है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उनकी कौन सी थ्योरी है। तो इनका अहम रोल है। अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियड, यानी कि कॉग्निटिव पीरियड के बाद आता है मॉडर्न पीरियड। कब से कब तक, 2000 से लेकर अब तक, प्रेजेंट तक है। ठीक है, अभी हम किस पीरियड में है, मॉडर्न पीरियड में। उसमें किस तरह से साइकोलॉजी को समझा जाता है। तो जब मॉडर्न पीरियड की हम बात करते हैं तो इसमें किस पर फोकस किया गया है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स की बात की गई है। अब इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मतलब इसमें हम इंटीग्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन, डाटा, टूल्स, टेक्निक्स, पर्सपेक्टिव्स, जो अलग अलग थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं उनको भी इंटीग्रेट करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसमें किस चीज पर फोकस किया जाता है, भाई उसमें कहा गया कि जो कल्चर और सोशल फैक्टर्स हैं वो भी ह्यूमन बिहेवियर को शेप देते हैं, यानी कि उनका भी अहम रोल है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस में। ठीक है, यानी कि व्यक्ति जहां रहता है, जिस सोसाइटी, जिस कॉन्टेक्स्ट में रहता है, वो भी व्यक्ति को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद इस पीरियड में जो है कौन कौन सी बातें आई, यानी कि दो न्यू फील्ड आए, पॉजिटिव साइकोलॉजी और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या कहती है, किस पर फोकस करती है, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उस पर फोकस करती है। और जो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है वो किसको एग्जामिन
करती है नेचुरल सिलेक्शन हैज शेप्ड बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि नेचुरल तरीके से व्यक्ति का जो भी मतलब बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस है वो किस तरह से कार्य करती हैं, उसका क्या रोल है, यानी कि नेचुरल तरीके से किस तरह से डेवलप होता है उसको इवेल्यूट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो देखिए मॉडर्न पीरियड में किस पर फोकस किया गया, एक तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात की गई, कल्चर और सोशल फैक्टर की बात की गई है, पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी कि ह्यूमन बिहेवियर के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है उनको देखा जाता है, और जो नेचुरल तरीके से ह्यूमन बिहेवियर मेंटल प्रोसेसेस की क्रियाएं होती हैं वो किस तरह से हो रही है उनको इवेल्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा किसमें आ जाता है, मॉडर्न पीरियड में हम इन सारी चीजों की बात करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम साइकोलॉजी की ही एक और टॉपिक को करेंगे, यानी कि एक वीडियो रहेगी जिसमें मैं 2-3 टॉपिक्स इंक्लूड करूंगी। टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे, फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी और मेजर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ये 3 टॉपिक अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।